जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और अंत में इनका प्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय के बारे में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि अपना ये जो तरीका होगा बताने का, यह ट्रिक से भी बेहतर होगा। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कवि का नाम हो गया महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी। इनके पितामह का नाम दोस्तों पंडित राजाराम था, तो इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। इनके पितामह का नाम पंडित राजाराम था। तो और आगे इनके पिताजी का नाम दुर्गादत्त और चाचा या दादा का नाम देवी दत्त था। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखिए, इनके पितामह का नाम तो राजाराम हो गया, पंडित राजाराम, लेकिन पिताजी थे दुर्गादत्त। दुर्गादत्त में आ रहा है दुर्गा, और इनके चाचा या दादा थे देवी दत्त, इसमें आ रही है देवी। दुर्गा देवी एक से संबंधित हो गए ना, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि इनके पिताजी एक हो गए दुर्गादत्त और चाचा हो गए देवी दत्त। अगर आपको कंफ्यूजन फिर भी रहे कि आप किसको याद रखें कि पिताजी इनके कौन थे, चलिए हम इसको भी सॉल्व करवा देते हैं। देखिए, पिताजी के नाम में आ रहा है दुर्गा, और दुर्गा को आप क्या कहते हो? दुर्गा माँ, दुर्गा माँ कहते हो ना। और माँ का पर्यायवाची होता है अम्बा। क्या होता है? अम्बा होता है। और इधर कवि के नाम में देखिए अंबिका आ रहा है, अंबिका। अंबिका मतलब एक जैसे अम्बा जैसा उच्चारण हो रहा है। तो दुर्गा अम्बा, दुर्गा माँ या दुर्गा अम्बा, दुर्गा अम्बा। इस प्रकार से आपको याद रहेगा कि इनके पिताजी हो गए दुर्गादत्त और कवि हो गए यहाँ पे अंबिका दत्त व्यास जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इनके पुत्र का नाम तो पंडित राधा कुमार व्यास। इनके पुत्र का नाम था पंडित राधा कुमार व्यास। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखिए, यहाँ पर हमने अभी कहा है अंबिका दत्त में आ रहा है अम्बा। अम्बा एक प्रकार से आ रहा है। अम्बा मतलब माँ होता है, और माँ का कोई संतान हो, कोई बालक हो तो वो कुमार होगा ना, कुमार। इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं कि अंबिका दत्त व्यास जी के पुत्र का नाम था कुमार, यानी राधा कुमार व्यास जी। आगे दिया गया इनके गोत्र का नाम दोस्तों, ये पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिप्रवर भीड़ा वंश के थे। अब इसको कैसे याद रखोगे? शुरुआत का ये महत्वपूर्ण है। पराशर गोत्री यजुर्वेदी, यजुर्वेदी मतलब दोस्तों जैसे सामवेदी यजुर्वेदी, तो जो इनके ज्ञाता होते हैं, इनके जो वंश वाले, उनके अनुसार से ये वेदी लग जाता है। लेकिन शुरुआत का आपको याद रखना है पराशर गोत्री। कैसे याद रखोगे? आपने गणित में पढ़ा होगा व्यास, व्यास पढ़ा होगा ना। व्यास मतलब गोला होता है, और यहाँ से यहाँ तक, इस छोर से उस छोर तक मिलाएं तो ये व्यास हो जाता है। और गणित में ही आपने परास भी ज्ञात करना सीखा होगा, परास। तो परास और व्यास देखिए यहाँ पर एक जैसा हो गया ना। परास आप कहाँ पढ़ते हैं? मैथ में पढ़ते हैं, गणित में पढ़ते हैं, और इधर व्यास हो रहा है। तो इस प्रकार से पराशर गोत्रीय थे ये व्यास जी। आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म स्थान का नाम था रावत जी का धूला, जो कि गांव का नाम मोहल्ला सिलावटी जयपुर राजस्थान में पड़ता है। इसको आप देखिएगा, यहाँ पर तो एक चीज निकल कर आ रही है। गांव का नाम रावत जी का धूला बताया गया। धूला है दोस्तों, इसको झूला मत समझिएगा, धूला। रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी। अच्छा, तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है, इनका जो गांव था ये बड़ा था, तभी तो मोहल्ले की भी बात आ गई है, मोहल्ला का भी नाम देना पड़ा। तो गांव का नाम हो गया रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी, जो कि जयपुर जिले में पड़ता है और राजस्थान में। इनका जन्म तो दोस्तों राजस्थान में हुआ, लेकिन ये इनकी कर्मस्थली काशी रही है। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे इनके जन्म समय की बात कर लेते हैं। तो इनका दोस्तों जन्म हुआ था चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। पक्ष कितने? दो होते हैं, दो पक्ष होते हैं, जिनमें से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इनका जन्म चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। संवत यहाँ पर कहा गया 1915 ईस्वी। हमारे ख्याल से आप सन को ही याद करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो कि बताया गया 1858 ईस्वी। सन को याद रखेंगे तो आप संवत भी निकाल लेंगे। दूसरी चीज़, आप इस समय ज़्यादातर चीज़ें सन में याद करते होंगे हमारे ख्याल से। अगर आप सन में याद करते हैं तो सन में ही याद कर लें, और उसको संवत में बदलने के लिए उसमें 57 जोड़ देना है, बस हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर है तो चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। सन बताया गया 1858 में, इसमें 57 जोड़ देते तो निकल कर आता है 1915 संवत। हो गया क्लियर? आगे हम बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु। तो मार्ग शीर्ष यानी अगहन जिसको बोलते हैं, इसके कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 ईस्वी। संवत को बंद कर लो भाई, सन को याद रखो। हमने कहा है 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी।
तो इनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी। 1858 से आपको एक चीज याद आई होगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म दोस्तों 1850 ईस्वी में हुआ था। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि अंबिका दत्त व्यास जी जो थे ये 8 साल छोटे थे। ये क्या थे? 8 साल छोटे थे। अच्छा चलो उनकी बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इनका जन्म दोस्तों हो गया 1858 ईस्वी में और मृत्यु 1900 ईस्वी। इससे ये निकल कर आया कि ये 42 वर्ष तक जीवित रहे। इनकी उम्र कितनी रही? 42 साल की रही। आगे हम बात कर लेते हैं इनकी कर्मस्थली। हमने बताया काशी में इन्होंने अध्ययन किया और यहीं पर इन्होंने अध्यापन किया, यहीं पर पढ़े और यहीं पर पढ़ाए हैं। काशी जिसको आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो अगर परीक्षा में पूछ ले कि अंबिका दत्त व्यास जी की कर्मस्थली क्या थी, या ये कहाँ पर अध्ययन किए, या ये कहाँ पर अध्यापन किए, तो ये काशी में ही अध्ययन किए और यहीं पर अध्यापन किए। दोस्तों ये प्रकांड विद्वान थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला, इन चारों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। बाकी और भी भाषाओं का ज्ञान इनको रहा है। अगर हम आगे बात कर लें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाएं लगभग 78 मानी गई हैं। लगभग मतलब इससे कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन आपको लगभग 78 याद रखना है। जो चीज़ दोस्तों क्लियर नहीं होती है पहले से, उसको परीक्षा में जल्दी पूछता भी नहीं है। अगर पूछता भी है तो उसमें F आ जाता है। जब भी रिजल्ट आएगा आप देखेंगे उसमें F दे देगा। तो यहाँ पर आपको 78 याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 78, तो यहाँ पर देखिए इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। हमने अभी पीछे बताया था ये 42 साल जीवित रहे दोस्तों, और इतने में इन्होंने 78 रचनाएं की हैं। तो इसका मतलब ये प्रकांड विद्वान थे। इससे स्पष्ट होता है कि 42 साल में इन्होंने 78 रचनाएं की, तो इसका मतलब ये विशेष रूप से विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। जैसे इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं, इन्होंने दोस्तों संस्कृत में भी रचनाएं की हैं और हिंदी में भी रचनाएं की हैं। यहाँ पर कुछ की बात कर लेते हैं। जैसे शिवराज विजय है। शिवराज विजय जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है, और ये पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। जब ये पहला ऐतिहासिक उपन्यास हो जाएगा तो अंबिका दत्त व्यास जी दोस्तों ये पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार कहे जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं सामवतम। इसके बारे में हमने इतना ही बताया क्योंकि आगे हम इसके बारे में विशेष रूप से बताने वाले हैं। इसको देखिए सामवतम। सामवतम इनका नाटक है। ये पूछ सकता है कि सामवतम क्या है, तो दोस्तों ये नाटक है। रत्नाष्टक ये कथा ग्रंथ है। क्या है भैया? ये कथा ग्रंथ है। और जो कथा कुसुमम है ये कथा संग्रह है। क्या है भैया? ये दोस्तों कथा संग्रह है। ठीक है, और आगे इसमें आदि लगा दिया गया है क्योंकि 78 हमने बताया लगभग में, और यहाँ पर हमने 4 ही 5 का नाम दिया है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे दिया गया है हिंदी रचनाओं की बात कर लें तो बिहारी विहार। बिहारी विहार इनकी हिंदी रचना है जो कि कुंडलिया छंद में लिखी गई रचना है। और इस रचना में यानी बिहारी विहार में दोस्तों महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी ने अपने जन्म, वंश इत्यादि के बारे में संक्षेप में लिखा हुआ है। इनकी अगर हम पत्रिका की बात कर लें तो इनकी पत्रिका रही है पीयूष प्रवाह। तो पीयूष प्रवाह का इन्होंने संपादन किया। पीयूष प्रवाह याद रखिएगा, इनकी पत्रिका का नाम पीयूष प्रवाह है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, जन्म के बारे में आपको पता है, जन्म हुआ था जब 1858 ईस्वी में। तो इसका मतलब हिंदी के हिसाब से देख लो इसको, तो कहाँ पे आता है? ये भारतेंदु युग में आता है। तो भारतेंदु युग में जितने भी लेखक रहे हैं वो भी इसके साथ में जुड़े रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो हिंदी की बात रही है दोस्तों, उसको अलग भी रख सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं याद करने के लिए। आगे हम उपाधियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनको सूकावी की उपाधि दी गई। सूकावी की उपाधि दोस्तों इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र और काशी कविता वर्धनी सभा ने दिया। किसने दिया? सूकावी की उपाधि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अच्छा, हरिश्चंद्र के बारे में हमने बताया ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म दोस्तों 1850 ईस्वी में हमने कहा जन्म हुआ था, जबकि व्यास जी का जन्म 1800, ये गलत हो गया, 50 कर लो इसको, और जबकि व्यास जी का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तो व्यास जी क्या थे? 8 साल छोटे थे, लेकिन लगभग में तो आसपास में रहे, मतलब साथी रहे, मतलब एक दूसरे के चहेते रहे, एक दूसरे के मित्र रहे हैं। तो इस प्रकार से सूकावी की उपाधि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, काशी कविता वर्धनी सभा ने। और घटिका शतक की बात कर लेते हैं दोस्तों। घटिका शतक भी इनको उपाधि दी गई। घटिका माने होता है 24 मिनट का समय। 24 मिनट के समय को दोस्तों क्या कहते हैं? घटिका कहते हैं। और इनको घटिका शतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि घटिका माने 24 मिनट हो गया, और ये 24 मिनट में दोस्तों शतक मतलब 100 श्लोकों की रचना करने में ये निपुण थे।
तो ये 24 मिनट में यानी एक घटिका में 100 श्लोकों की रचना करने में निपुण थे, इसलिए इनको घटिका शतक कहा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं, इनको शतावधान भी कहा गया, शतावधान की उपाधि दी गई है। क्यों? शत माने होता है 100 और अवधान माने ध्यान देना, 100 का ध्यान देना। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब प्रकांड विद्वान लोग इकट्ठा होते थे तो वहां पर इनसे प्रश्न किए जाते थे। कितने प्रश्न किए जाते थे? शत मतलब 100 प्रश्न जिस क्रम से किए जाते थे उनको ये अवधान मतलब ध्यान से सुनते थे और उसी क्रम से ये उनका उत्तर भी दे देते थे बाद में। क्या बताया हमने? एक बार फिर से याद कर लो। हमने कहा कि जब प्रकांड विद्वान लोग इनके पास इकट्ठा होते थे तब इनसे 100 प्रश्न करते थे, क्रमशः करते जाते थे, 100 प्रश्न पूरे हो जाते और ये अवधान मतलब ध्यान से सुनते रहते। जब 100 प्रश्न पूरे हो जाते तो ये 100 प्रश्नों के एक तरफ से उत्तर देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतने मतलब कितने तेज ध्यान वाले थे, बहुत बढ़िया ध्यान था इनका, इसलिए इनको शतावधान कहा गया है। अब इसको भूलोगे तो नहीं भाई। घटिका शतक, घटिका मतलब 24 मिनट में ये 700 श्लोकों की रचना करने में प्रवीण थे, इसलिए घटिका शतक कहा गया। और शत अवधान, अवधान से आपको याद रखना है कि ध्यान से सुनते थे। कितने प्रश्नों को सुनते थे? 100 प्रश्नों को ध्यान से सुनकर और उसी क्रम से बाद में उत्तर दे देते थे, इसलिए इनको दोस्तों शतावधान कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं, इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। दोस्तों ये भारत रत्न जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है वो वाला नहीं है, बल्कि ये जो दिया गया है काशी की महासभा द्वारा दिया गया। तो भारत रत्न की जो इनको उपाधि दी गई काशी की महासभा द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, इनको अभिनव बाण और आधुनिक बाण भी कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है भैया? क्योंकि जो 7वीं शताब्दी वाले बाण थे, बाण भट्ट जैसे ही सुष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले थे, जिस रीति का प्रयोग करने वाले थे उसी रीति और वैसी भाषा का प्रयोग महाकवि व्यास जी ने भी किया, इसलिए ये अभिनव मतलब आजकल के यानी नए वाले बाण हैं, यानी अभिनव बाण या आधुनिक बाण। तो इसको भी याद रखिएगा। इनको भारत भूषण भी कहा जाता है, तो भारत भूषण भी इनकी उपाधि है, और इनको महाकवि भी कहा जाता है, महाकवि भी इनकी उपाधि है, तो इनका आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आइए हम शिवराज विजय के बारे में बात कर लेते हैं। शिवराज विजय, शिवराज मतलब वीर शिवाजी की विजय की बात होगी इसमें, और यवनों के साथ में ये युद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ये है। अब युद्ध के बारे में, विजय के बारे में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर रस पूछ ले तो दोस्तों इसमें वीर रस हो जाएगा। चलिए हम विशेष रूप से बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास है, विधा की बात कर लें, क्योंकि कभी पूछ सकता है कि शिवराज विजयम क्या है, तो यह दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यास है, और हमने बताया है कि यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है और व्यास जी प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। आगे हम बात कर लेते हैं विभाजन की। शिवराज विजय किसमें विभक्त है? तो यह दोस्तों कुल 12 निःश्वासों में विभक्त है। कितने? 12 निःश्वासों में विभक्त है। ये जो 3 विराम दिया गया है यह इसी 12 निःश्वासों में से है। अब कैसे इसको याद रखोगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 विराम मतलब क्या हुआ? मान लो एक प्रकार से दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का। रात को छोड़ दो, दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का होता है। तो 12 निःश्वासों में ये शिवराज विजय विभक्त है। उनमें से 3 बार आप विराम करते हैं। क्यों विराम करते हैं? मान लो आप सुबह टाइम है, सुबह टाइम आप क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं मतलब खाना खाते हैं थोड़ा बहुत, शाम को भी खाना खाते हैं, तो 3 बार आराम करें। आप भी 3 बार आराम करते हैं। 12 घंटे का दिन होता है। फिर से देखो, 12 घंटे का दिन होता है, उसमें आप सुबह जब खाना लंच करते हैं उस समय आराम करते हैं, फिर दोपहर में थोड़ा सा आराम करते हैं जब आप लंच करते हैं, खाना खाते हैं, शाम को फिर आप जब खाना खाते हैं तब लंच करते हैं। तो 3 बार हो गया, 3 विराम आपके हो गए। अब इसको आप याद रखिएगा कि 12 घंटे यानी 12 निःश्वास और 3 विराम मतलब 3 विरामों में विभक्त है। तब इसको किस प्रकार से याद रखोगे? देखिए, अब ये हो गए जैसे 12 निःश्वास है, इसमें 3 विराम हो जाएंगे, तो एक एक विराम में कितने निःश्वास होंगे? तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12। तो हर एक विराम में 4 निःश्वास हैं। कितने हैं? 4 निःश्वास हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यह दोस्तों याद रहेगा ना, 3 विराम जो कि 12 निःश्वासों में 3 विराम लिए गए हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। 3-4 का लफड़ा हो जाता है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर ये बताया है कि दिन के 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे में आप
सुबह आप लंच करें, सुबह टाइम आप चाय पिए, चाय पानी किए, उस समय आप विराम लिए यानी आराम करें। दोपहर में फिर खाना पानी थोड़ा बहुत खाए, उस समय भी आप विराम करते हैं, उसी प्रकार से ये भी विराम किए। और उसी प्रकार से शाम को भी जब आप काम से छुट्टी लेते हैं तब भी विराम होता है। विराम मतलब छुट्टी, तो 3 विराम हो गया। इस प्रकार से आपको यह याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आधार ग्रंथ उपजीव ग्रंथ की बात कर लें तो दोस्तों यह इतिहास प्रसिद्ध है। ये जो शिवराज विजय है इतिहास प्रसिद्ध है, ठीक है। नायक इसके शिवाजी हैं और इनके साथी और भी हैं जैसे रघुवीर इत्यादि, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और प्रधान रस हमने कहा शिवराज विजय, विजय से ही ज्ञात होता है कि ये वीर रस प्रधान है। और प्रिय अलंकार की बात कर लें अंबिकादत्त व्यास जी का, तो इनका विरोधाभास बहुत ही प्रिय अलंकार रहा है। और इनकी रचना ये जो शिवराज विजयम है, इसको पढ़ने पर मजा भी इस विरोधाभास से आता है। क्योंकि इससे क्या होता है, मान लो अभी गच्चा खाने वाले हैं तब तक बच्चा बच जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है विरोधाभास में। इनकी रीति पांचाली रही है। पांचाली से आपको याद आएगा ना कि ये बाण जैसे थे, आधुनिक बाण इनको कहा ही जाता है, और बाण भी पांचाली रीति वाले थे। तो अंबिकादत्त व्यास जी पांचाली रीति के हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ये जो शिवराज विजय है दोस्तों, इसका मंगलाचरण कैसा है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाया करता है कि इसका मंगलाचरण दोस्तों कैसा है। तो इसका मंगलाचरण दिया गया है, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। यह दोस्तों 2 पंक्तियां, पहली जो पंक्ति दी गई है यह भागवतम यानी भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां श्लोक है। और जो दूसरी पंक्ति है हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, यह भागवत के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का 31वां श्लोक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों अंबिकादत्त व्यास जी ने इसका मंगलाचरण अपनी कलम से नहीं लिखा, बल्कि भागवत पुराण की पंक्तियां यहाँ पर उठाकर लाई हुई हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, अब इसका अर्थ बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भगवान विष्णु की जो सत्य प्रधान आत्मिका सर्वगुण संपन्ना जो ऐश्वर्यशालिनी माया है उसके द्वारा जगत सम्मोहितम, यया मतलब जिसके द्वारा जगत सम्मोहितम सारा संसार मोहित किया गया, सारा जगत मोहित किया गया है। आगे बताया गया यहाँ पर हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। तो खला मतलब दुष्ट, हिंसरा मतलब हिंसक, दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया, और साधु समत्व बुद्धि के कारण भयात मतलब भय से यानी भीति से विमुचिते विमुक्त हो गया यानी मुक्त हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों पूछता है कि शिवराज विजयम का मंगलाचरण किस प्रकार का है। तो दोस्तों इसकी जो पहली पंक्ति है तो यह नमस्कारात्मक है, क्योंकि कहा गया है कि भगवान विष्णु की सत्व प्रधानात्मिका सर्वगुण संपन्ना ऐश्वर्यशालिनी जो माया है जिसके द्वारा सारा संसार सारा जगत मोहित किया गया है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की माया, इसके बारे में इसको नमस्कार करते हुए बताया गया है। तो नमस्कारात्मक एक प्रकार का हो गया। इसकी दूसरी जो पंक्ति दी गई है यह कह रहा है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्व बुद्धि के कारण भय से विमुक्त हो गया। तो ये निर्देश करता है वस्तु निर्देशात्मक। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, अगर परीक्षा में पूछेगा कि उसका मंगलाचरण कैसा है तो या तो विकल्प दोनों होंगे, एक होगा नमस्कारात्मक और दूसरा होगा वस्तु निर्देशात्मक, और आपको वो कॉमन वाला टिक करना होगा। नहीं तो अक्सर परीक्षा में ऐसे पूछता है, एक लाइन दे देगा या तो पहली देगा। तो अगर विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आएगा तो आप नमस्कारात्मक बताएंगे मंगलाचरण। अगर ये दूसरी पंक्ति आएगी हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, तो यह पंक्ति आ जाएगी तो आपको यहाँ पे बताना है वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि ये भी पूछ सकता है कि शिवराज विजयम का जो मंगलाचरण है यह किससे उद्धृत है, कहाँ से उद्धृत है, तो आपको बताना है भागवतम से यानी भागवत से। आगे हम बात कर लेते हैं, जब महाकवि अंबिकादत्त व्यास जी ने अपनी रचना का आरंभ किया है तो इन पंक्तियों से किया है। लिखा इन्होंने पहली पंक्ति में अरुण ऐसा प्रकाशा पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिना, यानी पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का ऐसा माने यह अरुण प्रकाशा, यह लाल प्रकाश है।
तो पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। ये है इसकी पहली पंक्ति शिवराज विजयम की, और ये हो गया इस प्रकार से अर्थ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आइए दोस्तों चलते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।